नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अंशुल शर्मा और आप देख रहे हैं महायोद्धा विक्रांत। जी हां, भारत के पहले स्वदेश निर्मित एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत का समुद्र में बहुप्रतीक्षित ट्रायल बुधवार से शुरू हो गया है। ये देश में बना सबसे बड़ा और विशालकाय देश का सबसे पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत है और इसे सी ट्रायल शुरू होने को इंडियन नेवी ने देश के लिए गौरवान्वित करने वाला ऐतिहासिक दिन बताया। इस एयरक्राफ्ट में कैरियर को बनाने में जिन सामग्रियों का उपकरण का उपयोग किया गया है उसमें 76% से ज्यादा देसी उपकरण है। भारत के इस महायुद्ध के समंदर में उतरने से चीन और पाकिस्तान को जो किरकिरी हुई है वो लगनी लाजमी है। दरअसल विक्रांत नाम आते ही पाकिस्तान को 1971 की अपनी करारी हार जरूर याद आ जाएगी, क्योंकि इसके बारे में हम आगे आपको बताएंगे। जहां पर विक्रांत का मतलब है कि हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी मौजूदगी बढ़ाने के लिए जो चीन लगी है वो किसी भी हिमाकत करने से पहले कई बार सोचेगी। विक्रांत के बारे में हम आपको जो जानकारी देते हैं उसमें जीएफएक्स के जरिए हम आपको थोड़ी देर से जरूर बताएंगे, लेकिन फिर भी हम आपको बताते चलें कि विक्रांत का जो वजन है वो 40,000 टन है। तो समुद्र में भारत का महायोद्धा विक्रांत उतरा है, 40,000 टन उसका वजन है और इसके साथ ही 30 फाइटर प्लेन इसमें तैनात किए जाएंगे। ऐतिहासिक उपलब्धि, चुनिंदा देशों में शुमार हुआ भारत आत्मनिर्भर भारत की फौलादी इरादों का गवाह बना है महायोद्धा विक्रांत। भारत के लिए गौरवित करने वाला क्षण, ऐतिहासिक दिन इसे बताया जा रहा है। एयरक्राफ्ट की अगर बात करें तो कैरियर करीब 262 मीटर लंबा और 62 मीटर चौड़ा है। इस पर 30 लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर तैनात किए गए हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत पर मिग 29 के लड़ाकू विमानों और के-31 हेलीकॉप्टरों का एक बड़ा तैनात किया जाएगा और इस एयरक्राफ्ट कैरियर के सभी जरूरी ट्रायल्स को पूरा करने के बाद अगले साल की दूसरी छमाही में इंडियन नेवी में इसे शामिल किए जाने की भी उम्मीद है और इसमें करीब 23,000 करोड़ रुपए की लागत से इसे तैयार किया गया है। विक्रांत को कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विक्रांत के समुद्र में उतरने को आत्मनिर्भरता के लिए देश के अडिग प्रण की सच्ची गवाही बताया है। उन्होंने कहा है कि कोरोना के बावजूद भी सच्चे समर्पण और सभी स्टेट होल्डरों की प्रतिबद्धता की वजह से यह ऐतिहासिक मील का पत्थर साबित हुआ है। इसके साथ ही हम और भी बात करेंगे क्या खूबियां हैं विक्रांत की और किस तरीके से ये भारत के लिए गौरवान्वित करने वाला क्षण हुआ है। हमारे साथ में विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी जी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आपका विंग कमांडर सर। सवाल आपसे यही है कि आत्मनिर्भर भारत का फौलादी इरादों का गवाह जो है वो विक्रांत यहाँ पर बना है, क्या खूबियां हैं और इससे भारत को क्या फायदा होने वाला है? देखिए, सबसे पहले बड़ी खुशी है कि आप एक ऐसे टॉपिक पर डिस्कस कर रहे हैं जो कि अब भारत के लिए एक बहुत ही मायने रखता है। आईएनएस विक्रांत, ये नंबर 2 विक्रांत है। हमारे पास पहले भी विक्रांत था जो 1961 में जिसने ज्वाइन किया, 1996 तक हमारे साथ था। वो पहला विक्रांत था। वो छोटा था इससे, पर उसमें भी फाइटर एयरक्राफ्ट जाते थे, सी हॉक्स और हेलीकॉप्टर्स अलीजे एयरक्राफ्ट थे। 1971 में की लड़ाई में उसे बहुत अहम भूमिका निभाई थी उस विक्रांत ने, और वो विक्रांत के नाम पर ये नंबर 2 विक्रांत है। अब ये जो विक्रांत आया है, ये जो इस समय की रिक्वायरमेंट्स हैं, इस समय का जो थ्रेट को देखकर ये विक्रांत हमारे पास है। अब पहले विक्रांत के बाद हमारे पास, मैं बता देता हूँ, विराट आया था। विराट जो HMS हर्मीज का कॉपी था, और उसके बाद विक्रमादित्य आया हमारे पास जो अभी भी है। वो एडमिरल गोरशकॉव के नाम पर रशिया से लिया गया है, 45,000 टन का है, और उसमें भी मिग 29 और जहाज उतर सकते हैं, हैरियर जहाज उतर सकते हैं। पर सबसे बड़ी उपलब्धि ये है, जैसे आपने अभी बताया, ये अब विक्रमादित्य भी जब पुराना होने लग जाएगा तो ये इंडिजिनाइज्ड एयरक्राफ्ट कैरियर I-8C जो विक्रमादित्य विक्रांत 2 जो बनाया है, ये बहुत ही चुनौतियों को मद्देनजर रखते हुए जो भारत बढ़ रही है उसे बनाया गया है। जैसे आप देख रहे हैं, इस समय चीन से चुनौती आ रही है साउथ चाइना सी में, और भारत ने ऑफकोर्स क्वाड का में ज्वाइन कर लिया है। पर आप जो एयरक्राफ्ट कैरियर की हम बात जब अब शुरू कर दी है, तो ये बात बताना बहुत जरूरी है अपने सुनने वालों को कि एयरक्राफ्ट कैरियर की जरूरत क्या होती है, होता क्या है और जरूरत क्यों पड़ती है। देखिए, एयरक्राफ्ट कैरियर वो एक शिप होता है जो कि एयरक्राफ्ट को अपने ऊपर ले जाके दूर दराज के इलाकों में जहां पे इस्तेमाल करना है कर सकते हैं। इससे पहले ये समझा दूं
कि भारत की भूमि की रक्षा आर्मी करती है, भारत की नेवी और समुद्री तट की जो रक्षा है वो नेवी करती है। पर आपको ये पता होना चाहिए दोनों के ऊपर अटैक जो थर्ड मीडियम है, मीडियम ऑफ एयर से जब आता है तब बड़ी चुनौती पड़ती है। अब विद इन द बॉर्डर इंडियन एयरफोर्स है, जो कि एयरफोर्स जो आर्मी को प्रोटेक्ट करती है, नेवी को भी प्रोटेक्ट करती है। अगर नेवी विद इन द बॉर्डर्स में रहे, 12 नॉटिकल माइल्स जो हमारा बॉर्डर होता है और 200 किलोमीटर का जो EEZ है, तो वहां तक रहे तो इंडियन एयरफोर्स कर सकती है। पर जब आपकी ब्लू वाटर नेवी बन के आगे बढ़ रही है, साउथ चाइना सी में जा रही है, पर्शियन गल्फ में जा रही है और उसके ऊपर एयर से चुनौती आती है, तब वो क्या करेगा, वो नेवी क्या करेगी? तो उस नेवी इसके लिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ही इसकी सोच हो गई थी कि वो हम अपने ऐसे समुद्री जहाज बनाएंगे जिसके ऊपर से एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करके और लैंड करे, ताकि अपने बॉर्डर से 1000 किलोमीटर दूर भी आपके पास एयर पावर हो। ये एयरक्राफ्ट कैरियर का मेन एम होता है कि अपनी फाइटिंग फोर्स की समुद्र के अंदर प्रोटेक्शन करना इसका काम होता है। और वहीं से अगर उसके वो रेंज होती है तो दुनिया के अपने दुश्मन के दूर दराज इलाकों में उसके हार्बर के ऊपर, उसके शिप्स के ऊपर, उसके लैंड टारगेट्स के ऊपर भी अटैक कर सकते हैं। कोरियन वॉर में आपने देखा इसका बहुत जबरदस्त, वियतनाम वॉर में देखा इसका बहुत जबरदस्त उपयोग हुआ है। इसीलिए ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सबसे ज्यादा एयरक्राफ्ट कैरियर की इस्तेमाल हुआ और सेकेंड वर्ल्ड वॉर की हिस्ट्री, दुनिया की हिस्ट्री चेंज हुई है एयरक्राफ्ट कैरियर से। जापान ने अमेरिका को हिला के रख दिया था पर्ल हार्बर अटैक में, जिसमें एयरक्राफ्ट कैरियर का इस्तेमाल हुआ था। फिर ग्रेट ब्रिटेन के 2 मेजर जहाज को डुबोया था, HMS प्रिंस ऑफ वेल्स एंड रिपल्स, बड़े सबसे बड़े बैटलशिप्स थे बाई एयरक्राफ्ट, जापानीज एयरक्राफ्ट कैरियर ने। और जापान की नेवी को हराने के लिए भी एयरक्राफ्ट कैरियर का लिएट गल्फ में, मिडवे, बैटल ऑफ मिडवे में वगैरह हर जगह इसका इस्तेमाल हुआ। वो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। जिन जिन नेवीज के पास में एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं था, जैसे जर्मन, रशिया, वो जब टाइम से पहले ही ध्वस्त हो गई थी। सबसे बड़ी नेवी जर्मनी की थी, सबसे ज्यादा सबमरीन थी, सब कुछ था, पर एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं था उनके पास और इसीलिए उनको मुंह की खानी पड़ी। और रशिया को भी यही प्रॉब्लम आई। इसीलिए ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इस चुनौती को सबने स्वीकार किया और एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने लगे। भारत ने भी बनाया और जैसे मैंने बताया, विक्रांत आया, विराट आया, विक्रमादित्य है अब चल रहा है हमारे साथ में, विराट भी रिटायर हो गया है और विक्रांत 2 आ रहा है। और ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर है, जैसे आपने बताया, इसमें 31 के करीब फाइटर एयरक्राफ्ट होंगे और कामोव 31 हेलीकॉप्टर्स होंगे। ये मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट इसमें आएंगे, ये बिल्कुल ठीक बात है और इसकी जरूरत होगी। और करीब 36 के करीब जहाज होंगे इसके ऊपर। और साथ ही में आपको ये बता दें कि इसके बाद में जो अमेरिकन MH-60R हेलीकॉप्टर आ रहे हैं, वो भी इसके ऊपर लगाए जाएंगे। तो ये सब तरफ का काम करेगा, क्योंकि इसकी रेंज ज्यादा होगी, क्योंकि और जहां पे तक ये जा सकता है उसके आगे इसके फाइटर एयरक्राफ्ट जाएंगे और अटैक करेंगे। और जो हम भूमिका निभाएंगे साउथ चाइना सी में, वो बड़ी अहम भूमिका होगी इसकी। तो इसीलिए और अभी प्लान शुरू कर दिया है कोचिन शिपयार्ड ने कि 2033 तक एक 65,000 टन का जहाज बनाया जाएगा, जिसका नाम विशाल रखा जाएगा और वो इससे भी भीमकाय होगा। तो नेवी अब प्रोग्रेस कर रही है, अपनी जो चुनौतियों को स्वीकार कर रही है और भारत जो है आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। और ये 75% जैसे आपके नैरेटिव ने बोला, इसमें सामान रखा है जो इंडियन सामान है, भारत ने बनाया है। और जो विशाल बनेगा उसका 85 to 90% अपना ही बनाया हुआ सामान होगा। बिल्कुल। विंग कमांडर सर, एक बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि जिस तरीके से विक्रांत के आने के बाद में बहुत सारी बातें निकलकर सामने आ रही हैं, वाकई में ये भारत के लिए एक बहुत ही गौरवान्वित करने वाला क्षण है, लेकिन इससे पाकिस्तान और चीन को किस तरीके से बुरा लग सकता है, पाकिस्तान किस तरीके से कुलबुला सकता है, चीन जो है वो किस तरीके से कुलबुला सकता है? देखिए, पाकिस्तान की बात तो आप जानती हैं, 1971 में हमारे पास विक्रांत था और विक्रांत के कारण जो उसने एयर पावर उसने इस्तेमाल करी, कई चिटागोंग और हार्बर और कई जगह पे उसने उसके सी हॉक्स एयरक्राफ्ट ने हमला किया
और पाकिस्तान की आधी नेवी तो लग गई थी सिर्फ विक्रांत को डुबोने के लिए कि किसी तरीके से विक्रांत को करें, और उसमें ही उनका बड़ा समय निकल गया। क्योंकि ये एक जो एयरक्राफ्ट कैरियर होता है वो अकेला नहीं होता, उसके पास एयरक्राफ्ट तो होते ही हैं, साथ में उसके पूरा चलता है, और उसका कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम ऐसा होता है कि इसको फ्लैगशिप करार किया जाता है। ये फ्लैगशिप बन जाता है और पूरा फ्लीट का कमांड एंड कंट्रोल इसके होता है। तो आप देखेंगे कि जिस कंट्री के पास में एयरक्राफ्ट कैरियर होते हैं, अभी इसीलिए पाकिस्तान तिलमिला रहा है। और हमने चीन से पहले एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया था। वो दूसरी बात है कि चीन ने 2 बना लिए हैं और तीसरा बना रहा है, और हम भी पीछे नहीं रह रहे हैं। पर चीन का आपको पता है, चीन की टेक्नोलॉजी बड़ी तेजी से चलती है, वो बनाने की कोशिश कर रहा है। पर इस विभाग में भारत भी किसी से कम नहीं है, और भारत भी भरसक प्रयत्न कर रहा है। इस समय टक्कर चीन और भारत की होगी, और नेवी उसी की तगड़ी होगी जिसके एयरक्राफ्ट कैरियर तगड़े जहाज ले जाने में समर्थ होंगे। बिल्कुल। यहाँ पर एक बात और निकलकर सामने आ रही है कि हिंद महासागर में अब चीन की चालबाजियां नहीं चल पाएंगी। हिंद महासागर को लेकर जो चीन अपने आप को बताता रहा है, काफी चालाकियां करता रहा है, अब इस एयरक्राफ्ट के आने के बाद वो चालाकियां नहीं चल पाएंगी। इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, चीन अब जिस तरीके से एक्शन ले रहा है, चाहे वो सबमरीन्स की बात कर रहा है, उसके बाद न्यूक्लियर सबमरीन और दूसरी सबमरीन की बात कर रहा है, उसके बाद ज्यादा सबमरीन है, पर एयरक्राफ्ट कैरियर के बाद एंटी सबमरीन वॉरफेयर और हेलीकॉप्टर होते हैं। वो एयरक्राफ्ट होते हैं, सिर्फ फाइटर ही नहीं होते, उसके ऊपर एंटी सबमरीन वॉरफेयर एयरक्राफ्ट होंगे, उसके ऊपर अर्ली वार्निंग सिस्टम के एयरक्राफ्ट होंगे, हेलीकॉप्टर होंगे। ये सारे के सारे जो हैं, ये चीन को की नेवी को का कठिन चुनौती देंगे। इसीलिए चीन इस समय हड़बड़ाया हुआ है, जिस तरह आप कह रहे हैं, और चीन इस समय सोच रहा है कि किस तरीके से वो अब सामना कर पाए। आपको मैं ये बता दूं कि एयरक्राफ्ट कैरियर को समझना कई लोग नहीं समझ पाते, और हमारे कई डिसीजन मेकर्स को भी ये बात बड़ी गवारा नहीं होती कि एयरक्राफ्ट कैरियर का इसका महत्व क्या है। वो कहते हैं कि आपको बहुत सारा जो है अपना ताकत इनको बचाने में लगेगी, पर उनको ये नहीं पता कि जो इसका असर दुश्मन पे होता है वो इससे कई ज्यादा होता है। मतलब बहुत फायदा होता है हमारे को अगर हम एयरक्राफ्ट कैरियर रखते हैं। इसीलिए चीन जो है अब हमारे 1 to 1 जैसे चीन की नेवी है, अब वो एकदम कट टू साइज हो रही है। और इसीलिए, और भारत का जो नक्शा है अगर देखेंगे, भारत एक पेनिनसुला की तरह बना हुआ है। एक साइड में अरेबियन सी, एक साइड में बे ऑफ बंगाल, एक साइड में इंडियन ओशन। तो एयरक्राफ्ट कैरियर जो हमारे 2 होंगे वो दोनों साइड में होंगे, जो तीसरा होगा वो पूरी गश्त लगाएगा। और हमारे ख्याल से हमारी प्लान होगी 5 या 6 एयरक्राफ्ट कैरियर रखने की, कि 1-2 रिपेयर में भी जाएंगे तो रिप्लेस होते रहेंगे। ये बड़ा जरूरी होता है, क्योंकि एक बार जब रीफिट के लिए जाता है जहाज तो 6-6 महीने लग जाते हैं। इसीलिए यह बहुत जरूरी होता है कि हमारे पास रिजर्व में भी होना चाहिए, तो रिजर्व में हम रखेंगे। और ये अब सबसे बड़ी बात यह है, जितने हम स्वावलंबी होंगे मिलिट्री टेक्नोलॉजी में, उतना ही हमारी जल्दी एयरक्राफ्ट कैरियर बनाएंगे। इनको बनाने में बड़ा टाइम लगा क्योंकि हम स्वावलंबी नहीं है, पर जैसे अगले 5 साल में हमारा बदलाव आ रहा है, आप देखेंगे कि 1/3 1/3 समय लगेगा अब एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने में पहले की उपलक्ष्य। बिल्कुल विंग कमांडर सर, अगर इस एयरक्राफ्ट की अगर बात की जाए तो ये काफी अच्छा एयरक्राफ्ट माना जा रहा है, काफी तकनीकों से लैस भी है, और क्या खूबियां हैं इसके अंदर? देखिए, इसके अंदर एयर डिफेंस सिस्टम होगा, इसकी अपनी मिसाइल्स हैं, उसका अपनी प्रोटेक्शन के लिए, और सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, और पृथ्वी क्लास की मिसाइल भी हैं, और एंटी मिसाइल सिस्टम इसमें लगेगा। यह सारी के सारी इसके अंदर होंगी, यानी कि अपनी फ्लीट की रक्षा करने के लिए भी इसमें साधन होंगे। जब 6-7 जहाज साथ चलते हैं, उनकी भी रक्षा की जाएगी। तो एक किस्म से, और ये जब फ्लीट चलती है तो ये किनारे किनारे नहीं रहती, फिर अंदर 1000-2000 किलोमीटर इनसाइड जाके जहां लड़ाई करनी है। और ये जब आपको एक पता होना चाहिए कि जो ओशंस होते हैं वो ओपन सी होते हैं, यानी कि न्यूट्रल एरिया होता है, वहां कोई भी जा सकता है, तो लड़ाई कहीं भी हो सकती है। धरातल में, लैंड में हर एक इंच लैंड हर एक कंट्री का होता है, कोई न्यूट्रल एरिया नहीं होता। तो पर यहाँ जो सी होती है वो किसी की नहीं होती, ओपन सी।
आपके 200 किलोमीटर जो EEZ उसके आगे जितना एरिया होता है वो ओपन एरिया होता है। तो इसीलिए आपके जहाज जहां भी जाएंगे वो दुश्मन की शिपिंग को रोकने की कोशिश करेंगे। अब देखिए, चीन है, उसका सारा सामान वेस्ट से आ रहा है, पर्शियन गल्फ से, मलक्का स्ट्रेट से गुजरेगा, उसके बाद में वो इंडोनेशिया की तरफ जाके लेफ्ट को टर्न करके फिर चीन साउथ चाइना सी में घुसेगा। आपके जहाज, एयरक्राफ्ट कैरियर वगैरह पहले ही या पर्शियन गल्फ के आगे ही उसके ऊपर ब्लॉकेड लगा देंगे या आके मलक्का स्ट्रेट पे लगा देंगे। इसलिए आपको एयरक्राफ्ट कैरियर की बड़ी जरूरत है, क्योंकि जब शिप आपके जाएंगे वो रोक लगाने के लिए, जिसको कहते हैं ब्लॉकेड लगाने के लिए, उनकी प्रोटेक्शन के लिए आपके पास एयरक्राफ्ट कैरियर और उसके एयरक्राफ्ट होंगे। इसीलिए यह बहुत जरूरी होता है कि आपके पास एयरक्राफ्ट कैरियर हो और वो आप फिर ऑफेंसिवली एक्ट करें। ये नहीं, अगर एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं होगा तो आप डिफेंसिवली रहेंगे कि अपने घर के आसपास के चक्कर लगाते रहेंगे कि अगर दुश्मन आएगा तो हमला करेंगे। अब आप जाके दुश्मन के खेमे में हमला करेंगे, दुश्मन की शिपिंग के हमला करेंगे, उसके सारे लॉजिस्टिक्स को रोकेंगे। चीन का जो सामान गदार पोर्ट में आएगा पाकिस्तान को देने के लिए, वो वहीं पे रुक जाएगा। अगर आपके एयरक्राफ्ट कैरियर मुस्तैद होंगे, सबमरीन्स को मदद करेंगे और बाकी जहाजों को मदद करेंगे। बिल्कुल विंग कमांडर, सो एक बात और निकलकर यहाँ पर सामने आ रही है कि जिस तरीके से विक्रांत की बात की जा रही है, तो अब वो चुनिंदा देशों में शुमार हो गया है। तो और किन देशों के बीच में भारत जो है वो आकर खड़ा हो गया है? किनके पास सबसे अच्छे एयरक्राफ्ट हैं अभी? सबसे ज्यादा एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं अमेरिका के पास में, उसके पास में 17 से ज्यादा एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। फिर उसके बाद में ग्रेट ब्रिटेन के पास एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं और उनका सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर क्वीन एलिजाबेथ II अभी आया था साउथ चाइना सी में। रोनाल्ड रेगन और अभी आया था अपने साउथ चाइना सी में, और दूसरा अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर और आया था। तो ये सारे के सारे एयरक्राफ्ट कैरियर, 3-4 एयरक्राफ्ट कैरियर तो अभी साउथ चाइना सी में घूम रहे हैं और हर एक जो एक्सरसाइज होती है उसमें काम करते हैं। तो अमेरिका है, तो इंग्लैंड है, फ्रांस है, इनके पास न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर भी हैं। जो न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर होता है उसकी अनलिमिटेड रेंज होती है। उसकी रेंज वो होती है कि जब आपका राशन पानी खत्म हो जाए जहाज के ऊपर, तब वो वापस आता है, नहीं तो वो वापस आने की उसको जरूरत नहीं होती। उसके पास न्यूक्लियर ईंधन जो है अनलिमिटेड होता है। इसलिए जो न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर है वो 100 से ज्यादा जहाज ले जा सकते हैं। हमारे जो जहाज होगा वो 34 या 35 जहाज ले जाएगा एयरक्राफ्ट। जो अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर है, रोनाल्ड रेगन वगैरह, ये 100 से ज्यादा जहाज है। चार्ल्स डिगॉल है रशिया चाइना का, उसका फ्रांस का। चाइना के पास में भी लियोनिंग और लैंगफोंग 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, वो तीसरा बनाने की कोशिश कर रहा है। और फिर स्पेन के पास में है एयरक्राफ्ट कैरियर। थाईलैंड के पास में भी एक होता था, वो छोटा था, वो सिर्फ गश्त लगाने के लिए था। मतलब अभी वेरियस कंट्रीज के पास, जापान के पास में है, अपने एक कर रहे हैं, और इंडिया के पास में है। तो इंडिया इस समय सिर्फ 13-14 कंट्रीज है जिसके पास एयरक्राफ्ट कैरियर है, और उसमें इंडिया वन ऑफ द मेजर कंट्रीज है। तो ये तो एयरक्राफ्ट कैरियर की बात हुई है, और एयरक्राफ्ट कैरियर का आपको पता चल गया है कि क्या भूमिका इन्होंने अपनाई है। और इसीलिए जो कहते हैं आपकी फॉरेन पॉलिसी का एयरक्राफ्ट कैरियर एक स्टेटमेंट होता है। जब आपका एयरक्राफ्ट कैरियर दुश्मन के इलाके में घूम रहा है, वो आपकी फॉरेन पॉलिसी की स्टेटमेंट होती है। जब आपके पास फौजी ताकत नहीं होती तो आप अपने खीसे में ही अपना हाथ रखते हैं, आप बाहर नहीं निकालते और दुश्मन के एरिया में नहीं डालते। ये फर्क पड़ता है कि आपकी फॉरेन पॉलिसी कमजोर हो जाती है जब आपका लड़ाई के सामान और ईंधन जो होता है वो कम होता है आपके पास में। जब आपके पास में एयरक्राफ्ट कैरियर जैसी लड़ाई के साधन होते हैं, लॉन्ग रेंज पेट्रोलिंग एयरक्राफ्ट होते हैं, बॉम्बर्स होते हैं, फाइटर्स होते हैं, तब आपकी फॉरेन पॉलिसी ऑटोमेटिकली तगड़ी हो जाती है, दुनिया आपकी बात सुनती है। ये है कहने का मतलब कि एयरक्राफ्ट कैरियर इज द फॉरेन पॉलिसी स्टेटमेंट ऑफ अ कंट्री। बिल्कुल विंग कमांडर सर, जैसा कि बताया जा रहा है कि इस एयरक्राफ्ट
कि समुद्र में बहुप्रतीक्षित जो ट्रायल है वो बुधवार से फिलहाल शुरू हो गया, लेकिन अब ये भी बताया जा रहा है कि बहुत जल्द अगर ये सारी चीजें सही रही तो ये इंडियन नेवी में भी शामिल हो सकता है और उसके बाद ये दूसरा देश का बड़ा एयरक्राफ्ट होगा। इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, इसकी जो स्थापना हुई थी, बनाने की स्थापना, उसको कील, लेइंग ऑफ कील कहते हैं, 2009 में हुई थी जी। और फिर वो कोचिन शिपयार्ड में उसका 2011 में वो बनना शुरू हो गया। उसके बेसिक ट्रायल भी हो गए, मतलब कि बेसिक जो ट्रायल होता है अराउंड द कंट्री ब्राउन वाटर में किस तरीके से चलता है, उसको बेसिक ट्रायल कहते हैं। और वो उसके ट्रायल हो गए 2020 में पिछले, और अभी उसका जो ट्रायल हुआ, ये जो बाहर का जो सी में गया 5 दिन के लिए, 6 दिन के लिए, ये भी खत्म हो गया है। तो अब का मतलब है कि अब ये अगले साल 2022 में कोई अगस्त के आसपास में, इसी महीने के आसपास में ये लॉन्च हो जाएगा, मतलब फ्लीट के अंदर शामिल हो जाएगा। तो इसका फिर जो नाम है वो बिल्कुल बाकायदा लिया जाएगा, INS विक्रांत, और इनको विक्रांत 2 बोलना चाहिए। ये मैं उनको अपनी तरफ से सजेस्ट कर दूंगा, नहीं तो लोगों को कंफ्यूजन होता है। हमारे पहले भी विक्रांत था और अभी भी विक्रांत है, तो विक्रांत 2 होगा। मतलब ये कहने का मतलब है कि इसको बनाने में हमें समय लग रहा था, पर लेटली हमने बड़ी जल्दी में इसका काम खत्म करना शुरू किया, और जो अगला एयरक्राफ्ट कैरियर आएगा, आप देखना अंशुल, वो बहुत तेजी से बनेगा। बिल्कुल। तो विंग कमांडर सर, लगातार जब हम इस चर्चा में कई बार बैठे हैं और भारत को लेकर कई बार बातें भी जो निकलकर सामने आई हैं कि भारत को खुद मैन्युफैक्चरिंग करनी चाहिए अपनी चीज़ों की, तो उस बीच में ये एयरक्राफ्ट को लेकर जिस तरीके की निकलकर बात सामने आई है, ये देश का सबसे बड़ा विशालकाय एयरक्राफ्ट जो है वो बनकर तैयार हो रहा है। तो क्या लग रहा है आपको, भारत अब जो है वो एक नई दिशा में बढ़ रहा है? बिल्कुल, भारत एक नई दिशा में बढ़ रहा है। और सबसे बड़ी बात कि मैं आपको बता दूं अंशु, कि हमारे जो भारत की जो नेवी का जो स्वावलंबिता है वो सबसे अत्यधिक है, क्योंकि कोचिन शिपयार्ड खुद अपनी चीज बनाता है। ये HAL वगैरह से कई आगे निकल चुका है। जैसे HAL एयरक्राफ्ट बनाता तो है, पर वो इतना आगे नहीं है जितना कि कोचिन शिपयार्ड है, और जैसे ये बना रहे हैं। तो इसको तो हमने बनते देखा है, जब हम कोचिन जाते थे हम उसको बनते देखते थे, और बड़े गौरव के साथ में सारा शहर के बच्चा बताता था, देखिए वो विक्रांत खड़ा है जो बन रहा है। तो इस तरीके से एक किस्म से एक लोग अपना बड़ा गौरव फील करते हैं कि ये हमारा जहाज बन रहा है, और ये ऐतिहासिक दिन होगा जब ये भारतीय बेड़े में शामिल होगा। तो इसीलिए ये एयरक्राफ्ट कैरियर जो है, अब जो टेक्नोलॉजी है इसकी जब अपनी टेक्नोलॉजी, इंडियन टेक्नोलॉजी लगेगी, तो आप देखेंगे कि हमारे लोगों को बहुत काम मिलता है। आपके ही प्राइवेट करीब 6 से 7 कंपनियां इसमें काम लगी हुई हैं, हजारों लोगों को नौकरियां मिलती हैं। अगर आप बाहर से सामान खरीदते, जैसे ग्रोशकॉप खरीदा, उसमें कोई भारत का इतना नहीं काम किसी को मिला, किसको नौकरी नहीं मिली। यहाँ आधे शहर को नौकरी मिलती है जब आपका कैरियर बन रहा होता है या बड़ा जहाज बन रहा होता है। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है। आपकी नई फैक्ट्रीज खड़ी हो जाती हैं, नए असेंबली प्लांट, नए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स खड़ी हो जाती हैं। एक किस्म से आपकी पूरी इकोनॉमी चेंज हो जाती है जब आप ये कदम उठाते हैं। बिल्कुल विंग कमांडर सर, आपने जितनी जानकारी विक्रांत को लेकर दी बहुत ही अच्छी रही, और आप इस पूरी चर्चा में शामिल हुए, बहुत धन्यवाद आपका, आपने अपना कीमती समय यहाँ पर दिया। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे महायोद्धा विक्रांत की। तो भारत के लिए एक गौरवान्वित करने वाला क्षण है महायोद्धा विक्रांत की। हम आपको बात कर रहे थे भारत के पहले स्वदेशी निर्मित एयरक्राफ्ट कैरियर की यहाँ पर बात की जा रही थी, जो कि विक्रांत का समुद्र में बहुप्रतीक्षित ट्रायल बुधवार से शुरू हो रहा है। ये देश का बना सबसे बड़ा और विशालकाय देश का सबसे पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर है, और सी ट्रायल शुरू होने को इंडियन नेवी ने देश के लिए गौरवान्वित करने वाला भी बताया। इस ऐतिहासिक दिन को एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाने में जिन सामग्री और उपकरणों का इस्तेमाल हुआ है, उसमें 76% से ज्यादा जो उपकरण है वो देसी लगाए गए हैं। ये काफी गौरवान्वित करने वाला है, और भारत एक नई दिशा में जरूर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब सैन्य शक्ति किस तरीके से ठीक कर रहा है, मजबूत कर रहा है, ये बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। नमस्कार।